आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अस्थिर और परिवर्तनकारी दशक को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हम बात कर रहे हैं 1905 से 1915 के बीच के उस दौर की, जो केवल कुछ सालों का अंतराल नहीं था, बल्कि एक ऐसा बवंडर था जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस दौरान जो चिंगारी उठी, उसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, नक्शे पर खींची गई महज एक लकीर और उसने भारतीय राजनीति की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बदल दिया? जो राजनीति पहले सिर्फ प्रार्थनाओं और याचिकाओं तक सीमित थी, वो अचानक सीधे जन बहिष्कार और संघर्ष में कैसे बदल गई? ये कोई मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं था। ये एक ऐसा भूचाल था जिसने जनमानस को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्वदेशी आंदोलन के महत्व को। उसके बाद 1907 में हुए सूरत विभाजन यानी कांग्रेस में पड़ी फूट को समझेंगे। तीसरा, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे भारत और विदेशों में फैली क्रांतिकारी गतिविधियों को। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्वदेशी आंदोलन का महत्व। एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत को एक नया जन संघर्ष दिया। देखिए, 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का ऐलान किया, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने भारतीयों के भीतर सोए हुए आत्मविश्वास और गर्व को पूरी तरह से जगा दिया। ये अब केवल कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं और छात्र इतनी बड़ी संख्या में घरों और हॉस्टलों से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बने। रातों रात राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जाने लगी, अपनी मिलें और बैंक खोले गए, और तो और पहली बार विदेशी मिलों और रेलवे में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की हड़तालें हुईं। मतलब ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत ही सशक्त और नई लहर थी। और पता है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। आत्मनिर्भरता का ये विचार जमीन पर भी उतर रहा था। स्वदेशी का मतलब सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, इसका मतलब विज्ञान और शिक्षा में भी अपने पैरों पर खड़ा होना था। उदाहरण के लिए, प्रफुल्ल चंद्र राय का बंगाल केमिकल्स स्थापित करना, ये स्वदेशी उद्यम का एक बेहतरीन उदाहरण था। वहीं दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखकर शिक्षा का एक ऐसा स्वदेशी मॉडल तैयार किया जो अंग्रेजों के बनाए औपनिवेशिक ढांचे से बिल्कुल आज़ाद था। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू देखिए। स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी कपड़ों की होली जलाने तक सीमित नहीं था, ये दिमाग और विचारों की भी लड़ाई थी। सखाराम गणेश देवस्कर की मशहूर किताब देशेर कथा ने अंग्रेजों के शोषण की ऐसी सच्चाई उजागर की कि हजारों युवा रातों रात आंदोलन से जुड़ गए। इसी तरह कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश विक्टोरियन शैली को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अजंता और मुगल चित्रकला से प्रेरणा ली और भारतीय कला की जड़ों को फिर से सींचा। असल में ये भारतीय संस्कृति को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का एक बहुत बड़ा बौद्धिक प्रयास था। इस पूरी कहानी में 1906 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा। इसी साल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज शुरू किया गया। और पता है इसके पहले प्रिंसिपल कौन बने? अरविंद घोष। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक सुधार था। लेकिन जहां एक तरफ ये सब रचनात्मक काम जोरों पर थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद धीरे धीरे सुलग रहे थे। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, 1907 का सूरत विभाजन, यानी कांग्रेस में वो ऐतिहासिक फूट जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन अपने पीक पर पहुंच रहा था, कांग्रेस के अपने ही घर में इस आंदोलन के भविष्य को लेकर भारी खटपट शुरू हो गई। एक तरफ थे उदारवादी यानी मॉडरेट्स, जिनका मानना था कि बहिष्कार को केवल बंगाल तक और सिर्फ विदेशी कपड़ों तक ही सीमित रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ था उग्रवादी खेमा यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। वो इस मौके का फायदा उठाकर आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। ये वैचारिक टकराव 1907 के कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष पद के चुनाव में बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय या तिलक का समर्थन कर रहे थे। एकता कितनी तेजी से बिखरी, इसे ऐसे समझिए।
1905 में जिस जबरदस्त जोश के साथ आंदोलन शुरू हुआ था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन आते आते रणनीति और स्वराज के असल मतलब को लेकर उसमें दरारें साफ दिखने लगीं और आखिरकार दिसंबर 1907 में सूरत में कांग्रेस आधिकारिक तौर पर दो टुकड़ों में बंट गई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस पर पूरी तरह उदारवादियों का कब्जा हो गया और अंग्रेजों ने बिना देर के उग्रवादियों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों का चाबुक चला दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, मोर्ले मिंटो सुधार, 1909 का वो अधिनियम जिसे एक बड़े विभाजनकारी कदम के रूप में याद किया जाता है। कांग्रेस में पड़ी इस फूट का ब्रिटिश सरकार ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपनी वही पुरानी बांटों और राज करो की नीति का एक नया कार्ड खेला, जिसे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट क्या था? वो था पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आसान शब्दों में कहें तो भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई जहां वे केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। ये कोई सीधा साधा चुनावी सुधार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने और देश की उभरती हुई एकता को तोड़ने का एक बहुत ही गहरा और विभाजनकारी राजनीतिक दांव था। इस पृथक निर्वाचक मंडल के अलावा इन सुधारों में विधायिका का थोड़ा विस्तार जरूर किया गया, लेकिन चुनाव की प्रणाली को बहुत ही अप्रत्यक्ष और उलझा हुआ रखा गया। हाँ, एक ऐतिहासिक बात जरूर हुई कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, लेकिन जो उदारवादी इन सुधारों से बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्हें भी गहरी निराशा हाथ लगी। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक दिखावा है और इसमें वास्तविक स्वशासन का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और अब हमारा चौथा और शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और सशस्त्र प्रतिरोध का उदय। देखिए, जब शांतिपूर्ण तरीके फेल हो गए और सरकार का दमन हद से ज्यादा बढ़ गया, तो राष्ट्रवादियों की रणनीति में एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव आया। एक तरफ तो कांग्रेस खुद बंटी हुई थी और दूसरी तरफ संवैधानिक तरीकों का कोई भी ठोस असर नहीं दिख रहा था। ऐसे में युवा राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि ब्रिटिश राज को यहां से निकालने का अब बस एक ही तरीका बचा है, ताकत का इस्तेमाल। उन्होंने बड़े जन आंदोलनों की जगह व्यक्तिगत वीरता, गुप्त समितियों, अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं और स्वदेशी डकैतियों को अपना हथियार बनाया। उनका सीधा सा मकसद था क्रूर औपनिवेशिक शासकों के मन में खौफ पैदा करना और सोई हुई भारतीय जनता के दिलों में आज़ादी की आग लगाना। चलिए देखते हैं कि ये गतिविधियां आखिर फैली कैसे थीं। ये किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं थीं। बंगाल में अनुशीलन समिति सबसे ज्यादा सक्रिय थी, जिससे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जैसे महान नाम जुड़े। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सावरकर का अभिनव भारत और उससे पहले वासुदेव बलवंत फड़के का रामोसी दल मोर्चे पर था। और दिलचस्प बात यह है कि ये संघर्ष केवल भारत के अंदर नहीं लड़ा जा रहा था, विदेशों में भी गदर पार्टी और लंदन के इंडिया हाउस के जरिए लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे नेता इस पूरी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कर रहे थे। अगर हम इस पूरे सशस्त्र प्रतिरोध को एक टाइमलाइन पर रखें तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कैसे तेज हुआ। शुरुआत होती है 1879 में रामोसी कृषक दल के गठन से। फिर 1897 में चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। 1900 के दशक की शुरुआत में गुप्त समितियां कुकुरमुत्ते की तरह फैलने लगीं और इसका चरम रूप दिखा 1908 में, जब मुजफ्फरपुर में कुख्यात जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका। इन घटनाओं ने पूरे देश में एक अजीब सी सनसनी और ऊर्जा भर दी थी। और हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा, क्रांति की ये आग समंदर पार भी पहुंच चुकी थी। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो बहुत जल्द भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। उधर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई गई, जिसका सीधा लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह करना था। और फिर आया 1914 का वो दर्दनाक कामागाटा मारूकांड, जिसमें सिख और पंजाबी आप्रवासियों के साथ जो अमानवीय सुलूक हुआ, उसने विदेशों में रह रहे भारतीयों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस पूरे दौर के जज्बे को अगर समझना हो तो बंगाल के महान क्रांतिकारी बाघा जतिन के सिर्फ ये कुछ शब्द अपने आप में पूरी दास्तान बयां कर देते हैं। उन्होंने कहा था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। सच कहूं तो ये महज एक वाक्य नहीं था, ये उस दौर के उन अनगिनत युवाओं का जीवन दर्शन था जिन्होंने अपना सब कुछ हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें। ये उनकी निस्वार्थ भावना का सबसे बड़ा प्रमाण है।
तो स्वदेशी की गूंज, सूरत की कड़वाहट और क्रांतिकारियों के अद्वितीय बलिदानों से भरा ये पूरा दशक सच में भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर है। और अंत में इस सब हम सभी को एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इन शुरुआती क्रांतिकारी बलिदानों, जन उभार के इन नए प्रयोगों और कांग्रेस की वैचारिक दरारों ने आगे चलकर 1920 के दशक के उन विशाल गांधीवादी आंदोलनों के लिए जमीन आखिर कैसे तैयार की, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें पढ़ते रहें और खुद को प्रेरित करते रहें।